आदाब, मैं मीनाक्षी शोरान हाजिर हूं दुनिया भर की सोशो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन पर बेस्ड खास प्रोग्राम लेकर दुनिया मेरे आगे। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात न्यूली इलेक्टेड अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और भारत के रिश्तों के एक नए चैप्टर के आगाज की। जी हाँ, याद होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने द वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए अपने बयान में अमेरिका को भारत का नेचुरल अलाय करार देते हुए यह यकीन जाहिर किया था कि दोनों ममालिक के दो तरफा स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में एक नए बाब का आगाज होगा और आज अमेरिका हिंदुस्तान का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है। भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने वाले दुनिया के 5 सबसे बड़े मुल्कों में अमेरिका शुमार होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दुनिया की ये 2 बड़ी ताकतें डिजिटल दौर की लीडरशिप का दमखम रखती हैं। खास बात यह है कि अमेरिका में न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अपने दफ्तर में पहले ही दिन एक कॉम्प्रिहेंसिव इमिग्रेशन बिल अमेरिकी कांग्रेस में भेजा है, जिसकी वजह से जो बाइडेन के दौर को लिबरलाइज वर्क वीजा रिजीम कहा जा रहा है। जाहिर है लिबरलाइज इमिग्रेशन पॉलिसी अमेरिका में काम करने वाले, खासकर आईटी सेक्टर में काम करने वाले जो हिंदुस्तानी हैं, उनके लिए सपने से, ड्रीम से कम नहीं है। अब सवाल है कि दुनिया के बदलते मंजरनामे में तेज़ी से तरक्की कर रहे हमारे मुल्क को अमेरिका के बदले हुए एडमिनिस्ट्रेशन से कैसे रिश्ते की उम्मीद है, और हम इन्हीं सब बारीकियों को समझेंगे। और उन्हीं बारीकियों को समझने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमने इनवाइट किया है 2 खास मेहमानों को। फॉर्मर मेंबर ऑफ इंडियन फॉरेन सर्विसेज एम्बेसडर अशोक सज्जनहार जी हमारे साथ हैं, वेलकम टू द स्टूडियो सर। और ICWA में रिसर्च एसोसिएट डॉक्टर स्तुति बैनर्जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, वेलकम टू द स्टूडियो मैम। हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं मे बी उनको लेकर हमारे कुछ सवाल हो सकते हैं। डू यू सी एनी शिफ्ट और एनी चेंज इन दैट, और या जो है उसी में हम कैसे और बेटरमेंट देखेंगे? देखिए 2-3 चीज़ें हैं इसमें मीनाक्षी जी। देखिए सबसे पहले तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न उठाए जा रहे थे जो चीन और इंडो पैसिफिक और क्वाड में इनका क्या नज़रिया रहेगा। तो अभी जो हमें मालूम चला है, जो अभी बातचीत हुई है कि जो उसमें उनका बिल्कुल वही, हालांकि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के जो पॉलिसीज़ थी सभी को उन्होंने नकारा है। मेक्सिको की वॉल हो, कोविड के बारे में जो कुछ भी हो, पेरिस क्लाइमेट चेंज अकॉर्ड हो, जो वीज़ाज जो मुस्लिम देशों से जो लोग आ रहे हैं वगैरह वगैरह, सबको उन्होंने वो नकारा है। और फिर उन्होंने कहा है सऊदी अरेबिया के बारे में भी, और जो कैसी पॉलिसी फॉलो करेंगे, तो ये सब बिल्कुल अलग है। हालांकि ईरान के ऊपर अभी कुछ कहा नहीं है उन्होंने ज़्यादा, परंतु उन्होंने ये इंडिकेशन दिया था जो ईरान के साथ भी जो उनका न्यूक्लियर डील है उसको आगे ले जाना चाहेंगे। परंतु जो चीज़ है भारत के साथ जो रिश्ते हैं उसको आगे बढ़ाना, उसको आगे ले जाना, उसको उन्हें प्राथमिकता दी है। देखिए बहुत से लोग यहाँ पर कमेंट भी कर रहे थे, जो बाइडेन ने 20 को स्वेरिंग इन हुआ उनका, उसके बाद कितने देशों के साथ बातचीत की है, परंतु भारत के प्रधानमंत्री से बात नहीं की है। हाँ नहीं, मैं उसके अलावा मीनाक्षी में एक और चीज कहना चाहूंगा, जो जिन भी देशों से उन्होंने बात की है वो उनके ट्रीटी एलाइज है, उनके साथ आपका सिक्योरिटी अलायंस है। इंडिया इज द फर्स्ट एंड द ओनली कंट्री जो कि आपके ट्रीटी अलाय नहीं है, बिकॉज वी वांट टू मेंटेन अ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो हम किसी के अलायंस में वो नहीं आ रहे हैं। सो इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री, और इनके साथ जो बातचीत हुई है, जो चाहे वो हो रीजनल कोऑपरेशन के बारे में, तो मैं तो ये कहूँगा जो अब चीन की हमने बात कर ली है, इसको अगर हम छोड़ दें, क्लाइमेट चेंज की हमने बात की है, ट्रेड हम बात कर सकते हैं, ट्रेड पर बात कर सकते हैं, आतंकवाद पर बात कर सकते हैं, क्योंकि जो ये दहशतगर्दी है, क्योंकि ये भी सोचा जा रहा था, और पर्टिकुलरली जब सेनेट में हियरिंग हो रही थी जनरल लॉयड ऑस्टिन की, जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस बने हैं, तो उन्होंने कहा था जो हमें डील करना पड़ेगा पाकिस्तान के साथ, जो क्योंकि तालिबान में वहाँ पर वो क्या अभी इतना आतंकवाद मचाए हुए हैं, कोई भी, हालांकि उनकी जो डील थी पिछले साल 29 फरवरी को साइन हो गई थी, परंतु अभी भी वहाँ पर शांति नहीं है, अमन नहीं है, वहाँ पर वायलेंस और भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो उसको कैसे किया जाए। और दूसरी चीज़ है जो भारत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, मैं समझता हूँ, जो राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था दैट हम सारे अपने ट्रूप्स वहाँ से, अफगानिस्तान से मई 2021 तक हम वापस बुला लेंगे,
और अब जो उनकी बातचीत हुई, उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जेक सालिवन, उन्होंने अपने काउंटर पार्ट से बात की अफगानिस्तान में, और उन्होंने कहा इसको हम रिव्यू करेंगे। तो ये ठीक है, जो राष्ट्रपति जो बाइडन भी अफगानिस्तान से सबसे लंबी उनकी वहाँ पर जंग है अपने देश के बाहर, जिसे वो कहते हैं नेवर एंडिंग वॉर, उसमें से वो निकलना चाहते हैं, बाहर आना चाहते हैं, पर उन्होंने कहा वी वांट टू डू इट रिस्पॉन्सिबली। दैट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया ऑल्सो। भारत भी यही चाहता है, आप जाइए वहाँ से, परंतु यहाँ पर काफ़ी हद तक अमन शांति कायम करके जाइए। तो इसीलिए वो बातचीत होगी, दैट विल बी गुड फॉर अस। उन्होंने कहा है जो आतंकवाद पर वो दबाव उनका वैसा बना रहेगा जैसा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने पहले 2-1 साल में किया था, तो वो हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि ये पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाना चाहिए जो एक वहाँ पर अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं लें अफगानिस्तान में, और भारत के विरुद्ध भी नहीं काम करें। अब जहाँ तक व्यापार और तिजारत की बात है, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आपने अभी बताया, जो इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन गुड्स एंड सर्विसेज वो है अमेरिका है। सो ट्रेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने एक टारगेट, व्हेन जो बाइडन वाज वाइस प्रेसिडेंट, हमने एक टारगेट फिक्स किया था $500 billion bilateral trade by 2025. We will try to attain that. I am sure जो हम एक जिसके बारे में मिनी ट्रेड डील की जो बातचीत की जा रही थी, जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर आए थे फरवरी 2020 में, तो तब उन्होंने कहा था जो एक मिनी ट्रेड डील हम साइन करेंगे आइदर बिफोर और इलेक्शन और आफ्टर द इलेक्शन। तो अब मेरे विचार से वो हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात जो होगी मेरे विचार में मीनाक्षी, वो ये है जो ट्रेड विल बी ट्रीटेड एज वन ऑफ द इश्यूज। वो इतना ज्यादा उसको अहमियत नहीं दी जाएगी जो हमारे जो स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, सामरिक जो रिश्ते हैं, उसके ऊपर उसको डोमिनेट करने लगे। क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप तो इतने ट्रांजैक्शनल वो थे, तो वो तो हार्ले डेविडसन को लेकर या किसी और को लेकर ट्वीट कर देते थे। आपकी जो आपने वो किया है, स्ट्रक्चर बनाया है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, वो एकदम उसमें क्रैक्स दिखने लगते थे। तो अब ऐसे नहीं होगा। व्यापार की अहमियत होगी, बातचीत होगी, हम जरूर इसको आगे ले जाने का प्रयास करेंगे, परंतु इट विल नॉट बी अ डिटर्मिनिंग फैक्टर इन आवर ओवरऑल पार्टनरशिप एंड रिलेशनशिप। It will be one of the aspects, it will be a significant aspect, परंतु इससे हमारी overall relationship determine नहीं होगी। जी बिल्कुल। और जैसा पर्सनल कनेक्ट की आप बात कर रही थी सुती जी की, पर्सनल कनेक्ट हम देखें तो डेमोक्रेट बराक ओबामा जब थे तब भी हमारे प्राइम मिनिस्टर का उनके साथ वैसा ही पर्सनल कनेक्ट नज़र आता था। ट्रंप को भी हमने देखा, वो वहाँ पर भी एक पर्सनल कनेक्ट था। जो बाइडन का एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है एज सीनेटर एंड एवरीथिंग, सो वो उनके बयानों में भी झलकता है, वो मैच्योरिटी एंड एवरीथिंग दैट इज़ देयर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बावजूद उसके अगर हम आउटकम्स की बात करते हैं और इंडिया के लिए आउटकम्स की बात करते हैं, और वहाँ से हम किन चीज़ों को हासिल कर सकते हैं, बिकॉज कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जो कि शायद हम उसमें कुछ और बेटरमेंट देख सकते हैं क्या, जैसे H1B वीज़ा है, वो हमारे लिए क्या फ्रूटफुल हो सकता है इस रिजीम में, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं पिछले रिजीम में जो कि उतना फ्रूटफुल या उतना बेनिफिशियल नहीं थे। हम लोगों के ऊपर एक तरह से थ्रेट था जो लोग वहाँ पर NRIs हैं, जहाँ हमारा जो डायस्पोरा है उस तरह का जो कि सिलिकॉन वैली में काम करता है, वहाँ पर आप किसी तरह का कोई शिफ्ट या कोई पॉजिटिव चेंज देख रहे हैं? देखिए, पॉजिटिव चेंज तो ऑब्वियसली है, क्योंकि उन्होंने जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का वीज़ा पॉलिसी था उसको अभी हॉल्ट कर दिया है, उसको भी अभी रिव्यू में रखा है। एंड जिसे कहते हैं आउटलुक यही है कि वो चेंज करेंगे, वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जो पॉलिसी था उसको नहीं आगे लेके जाएंगे, और पुरानी पॉलिसी फ़िलहाल के लिए रखेंगे जिसमें वो उनका एक भारत से जो H1B वीज़ा पे जाते थे वो सबसे ज़्यादा तादाद में जाते थे, वही रहेगा। और एक पॉलिसी उनकी ये भी थी कि वहाँ पे जो गए हैं उनके साथ उनके जो स्पाउस हैं उन्हें भी एक वीज़ा कैटेगरी में रख के वो वहाँ पे काम कर सकते थे टेम्प्रेरी, तो वो भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने उस पर एक रोक लगा दी थी।
तो बातचीत में ये भी है कि वो जो वीज़ा कैटेगरी में जो उन्होंने रोक लगाई थी उसको भी पीछे ले लिया जाएगा, ताकि जो स्पाउस है वो भी काम कर सके। तो H1B वीज़ाज़ पे मुझे लगता है आप एक पॉजिटिव आउटलुक ही देखेंगे, नॉट जस्ट कि वो एक पर्सनल कनेक्ट है, बट बिकॉज जो आपके इंडिया से जो भी वहाँ पे जा रहे हैं वो यूएस इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं वो यूएस इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा है। उसके बाद स्लोली वो के स्पाउसेस जो उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो भी ऐड ऑन हो रहा है। और यूएस में उनका जो उन्होंने स्टडी किया है इन ग्रुप्स को ऑफ H1B वीज़ाज़ में जो आ रहे हैं, जो टेम्प्रेरी वर्कर्स हैं, तो उसमें जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है तो उसमें उन्होंने पाया है कि ये सबसे ज़्यादा हाई पेइंग जॉब्स में आते हैं, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस मानते हैं, दे पे देयर टैक्सेस, सोशल सिक्योरिटी सब कुछ करते हैं एंड लॉ अबाइडिंग है। एंड इनका एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड फैमिली स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। एजुकेशन में बच्चे मतलब दे स्ट्रेस ऑन एजुकेशन, जॉब सिक्योरिटी। तो एज अ फ्यूचर सिटीजन ऑफ द यूएस दे आर वेरी मॉडल सिटीजन्स, तो इस तरह के लोगों को वो और ज़्यादा लाना चाहेंगे एंड वे वेरी हाईली क्वालिफाइड पीपल। तो जो आप सिलिकॉन वैली की बात कर रही थी, सिलिकॉन वैली छोड़ के अभी हम और भी डाइवर्सिफाइड हो रहे हैं। आप मोर और लेस अगर आप अब जाएं तो आप देखेंगे कि इंडियन अमेरिकन्स जो भारत से अभी NRI स्टेटस पे गए हैं या H1B वीज़ाज़ पे गए हैं, ये अब सिर्फ कैलिफोर्निया में बिग सिटी जॉब्स पे नहीं, ये स्लोली आप देखेंगे कि वो अमेरिका के इंटीरियर्स में भी छोटे छोटे शहरों में भी जाके काफ़ी इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं। एंड इट्स नॉट जस्ट टेक्नोलॉजी जो एक वहाँ पे है कि हाँ आप अगर भारत से आए हैं तो आप IT सेक्टर में ही जाते हैं, वो बहुत अमेरिका में भी आप रास्ते में भी जाएंगे तो आप लोगों को अगर आप मिलें तो वो यही कहेंगे अच्छा आप IT में हैं। पर अभी वो देख रहे हैं कि ये स्लोली IT से बियॉन्ड भी आपके शिफ्ट हो रहे हैं, धीरे धीरे करके दूसरे वर्कर्स भी जा रहे हैं। तो ओवरऑल जो आप देखेंगे कि ये H1B वीज़ाज़ का जो वर्किंग वीज़ा है, ये रेजीम मतलब इनको नॉट जस्ट जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन बट जो दूसरे एडमिनिस्ट्रेशंस भी आएंगे वो उनके खुद की इंडस्ट्री से उनको जो प्रेशर होगा प्लस आपके वर्कर्स का जो परफॉर्मेंस होगा वहाँ पे, बिकॉज वो बहुत हाई परफॉर्मिंग जॉब्स हैं, बहुत हाई परफॉर्मेंस पे रहते हैं एंड लाइक आई सेड लॉ अबाइडिंग है। तो इन दोनों का मिक्सचर में वो आपको पॉजिटिव आउटलुक ही मिलेगा, बिकॉज उनको आपके वर्कर्स ज़्यादा चाहिए। So that would be a positive. And I think other positives would be like Sir said, trade में आप देखेंगे कि एक there would not be a transactional attitude towards it, it will be a more holistic attitude. आप हर चीज़ के ऊपर एक प्रोज एंड कॉन्स के साथ होगा एंड आई एम होपिंग कि जो ट्रेड एग्रीमेंट्स की हम बात कर रहे हैं वो काफ़ी जल्दी आ जाएंगे। सो दैट इज अनदर। सो सर हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो स्ट्रेंथ है उसको अब कोई डिनाई नहीं कर सकता है। हु सो एवर इन द रिजीम, डेमोक्रेट्स हैं, रिपब्लिकन्स हैं या कौन नाम है, उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने अपने स्टेचर को उतना बड़ा कर लिया है कि वहाँ पर कोई भी शिफ्ट होता है तो हमारे बायलैटरल में या किसी भी तरह के किसी रिलेशन में हम कोई माइनस नहीं देखते हैं। देयर इज़ ओनली वन साइन एंड दैट इज़ प्लस, ऑल्दो पॉजिटिव इज़ द मोस्ट नेगेटिव वर्ड बट स्टिल यू आर राइट। आजकल के कोरोना वायरस समय में तो यही है जो पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, बट आई थिंक इन दिस कॉन्टेक्स्ट जो आपने बिल्कुल कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है, जो क्योंकि हमने तो बात की है जो वहाँ पर कोई भी राष्ट्रपति हो, किसी भी पार्टी के हों, परंतु आप देखिए अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो एकेडेमिया हो, चाहे वो थिंक टैंक्स हो, चाहे वो पीपल हो, आई थिंक पीपल टू पीपल हमारा कनेक्ट इतना ज़्यादा अच्छा है। और जैसे आपने प्रश्न भी किया और स्तुति ने उसका बहुत अच्छा वो जवाब भी दिया, जो हमारे वहाँ पर करीब 4.8 मिलियन हमारे इंडियन अमेरिकन्स हैं और सबसे अगर आप इमिग्रेंट पॉपुलेशन को देखिए तो सबसे हाईली क्वालिफाइड, सबसे वेल एजुकेटेड एंड मोस्ट प्रॉस्परस आउट ऑफ दी ऑल द इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ इन। और हमारा अब वहाँ पर देखिए पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी काफ़ी ज़्यादा होना शुरू हो गया है। आई डोंट थिंक आपके ऑडियंस को ये बताने की आवश्यकता होगी जो वहाँ की जो वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, शी इज़ ऑफ इंडियन डिसेंट और अब करीब 20 से ज़्यादा हमारे इंडियन अमेरिकन्स
वहाँ पर आ गए हैं व्हाइट हाउस में ऑन सीनियर पोजीशंस, Exactly. इंडियन डायस्पोरा जो है। तो इसीलिए और बहुत सारे हमारे कांग्रेसमैन हैं, बहुत सारे सेनेटर्स हैं। लोग तो यहाँ तक भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं जो 4 साल बाद जब इलेक्शन होते हैं तो तब यू कैन सी कमला हैरिस एज द मेजर प्रेसिडेंशियल नॉमिनी देयर। और दूसरे भी तरफ से इवन फ्रॉम द डेमोक्रेटिक पार्टी दे आर टॉकिंग ऑफ सम मेंबर्स ऑफ द इंडियन डायस्पोरा हु वुड आल्सो बी throwing their hats in the ring. So इसीलिए वहाँ पर across the board एक unanimous consensus है। देखिए अब जैसे हम बात कर रहे थे, राष्ट्रपति जो बाइडेन आए हैं, उन्होंने बहुत चीज़ें जो ट्रंप साहब ने की थी उनको उन्होंने नकारा है, उन्होंने दरकिनार कर दिया है। ऐसे ही जब राष्ट्रपति ट्रंप आए थे 2017 में, तो उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज थी डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन। आप देख रहे हैं JCPOA, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, पेरिस क्लाइमेट चेंज अकॉर्ड, ओबामा हेल्थ केयर, तो सारे उन्होंने अलग कर दिए थे। केवल एक भारत के साथ जो रिश्ते हैं उनको और आगे लेकर जाना है। तो मैं ये कहूँगा जो अक्रॉस द बोर्ड ये ऐसा कंसेंसस है अमेरिका में, और भारत में भी यही कंसेंसस है। क्योंकि एक इसमें उदाहरण दे दूं, अक्रॉस पार्टीज एंड गवर्नमेंट्स, क्योंकि जब 2014 में आपको याद होगा मीनाक्षी, जब प्रधानमंत्री उस समय थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनसे पूछा गया जो उनके 10 साल का जो उनकी रूल था उसमें सबसे ज्यादा बड़ी अचीवमेंट या महत्वपूर्ण क्षण उनके लिए कौन सा था, लम्हा कौन सा था? उन्होंने कहा जब मैंने इंडिया US न्यूक्लियर कोऑपरेशन डील को पास करवाया, जब इसको मैंने पार्लियामेंट से पास किया, दैट वाज माय बिगेस्ट अचीवमेंट। तो भारत में भी अगर अमेरिका के साथ हमारे संबंध अच्छे होते हैं तो एक दो पार्टीज, लेफ्ट पार्टीज तो उनका तो आइडियोलॉजी वो है, बट अक्रॉस द बोर्ड पीपल, बिजनेस, एकेडमिक्स, पॉलिटिक्स, सभी लोग सपोर्टिव हैं। भारत में भी देखिए, पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी थे 2000 से लेकर 2004 तक, 2004 से 14 तक कांग्रेस लेड सरकार थी, अब बीजेपी लेड। सो परंतु जो हमारे संबंध हैं, रिश्ते हैं, वो ऊपर की तरफ जी ऊपर ही जा रहे हैं। बिल्कुल। इसका कोई इम्पैक्ट आप हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं यहाँ पर भी देखते हैं? क्योंकि जब हमारा तो लंबा ये एसोसिएशन नज़र आ रहा है जिसका हम सभी बार बार जिक्र कर रहे हैं कि हमारा ग्राफ ऊपर की तरफ ही गया है, बट स्टिल हमारा जो नेबरहुड है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक तो है, वो सब जानते हैं। इधर पाकिस्तान है, उधर चाइना है, लेकिन जब ये पर्सनल कनेक्ट रिजीम दर रिजीम स्ट्रेंथनिंग इसमें देखते हैं हमें, और ये स्ट्रेंथन होता है, इसका किसी तरह का इफेक्ट आप देखते हैं खासतौर से चाइना साइड? क्योंकि ट्रंप ने तो बहुत ओपनली कहा, बट जो बाइडन इज़ नॉट वन ऑफ देम जो इस तरीके से ओपनली कमेंट करेंगे, बट मे बी शायद ऑन पेपर या कुछ जो कॉन्क्रीट है उस पर हम देख पाएंगे उनका कुछ असर। देखिए, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जो चाइना पॉलिसी रहा है वो आप कह सकती है कुछ हद तक जो बाइडन उसको साइडलाइन नहीं कर पाएंगे, और मुझे लगता है काफ़ी हद तक उसको आगे भी ले जाएंगे, स्पेशली इकोनॉमिक इश्यूज़ पे, क्योंकि अब ये एक डोमेस्टिक मुद्दा भी है अमेरिका में। दूसरा है, अगर आप देखें तो उइगुर्स के ऊपर उन्होंने जो कमेंट्स दिया है ऑन ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी और उनके मूवमेंट पे, वो एक रहेगा आपका चाइना US रिलेशंस में एक प्रॉब्लम। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप अगर नेबरहुड में देखें तो यस, वो एक जिसे हम कहते हैं ना चाइनाज एग्रेसिव मिलिट्री आउटलुक, मिलिट्री पॉस्चरिंग जो हो रही है, वो एक कंसर्न रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, US एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। एंड उसके लिए मुझे लगता है वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी था, वो जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का भी रहेगा, और उसमें जो उनके मिलिट्री एसेट्स है उनका स्ट्रेंथनिंग आप इस रीजन में देख पाएंगे। उसके लिए आप देखेंगे इंडो पैसिफिक में जो आपके रिलेशंस हैं, उनके जो बायलैटरल अलायंसेस हैं, फिलीपींस है, जापान है, वो बढ़ेंगे, आपके क्वाड में इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा। पाकिस्तान के साथ अगर आप देखें तो एक टेररिज्म के ऊपर इशू ऑब्वियसली बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का उनके ऊपर रहेगा।
अफ़गानिस्तान जो पीस एग्रीमेंट उन्होंने दोहा में साइन किया था वो रिव्यू में है, तो उसमें हम आई थिंक भारत को एक पहल करनी चाहिए कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, एंड कहा भी ये जा रहा है कि अगला जो राउंड होगा या अगली जो बातचीत होगी उसमें भारत, चीन, रूस इनके साथ भी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन बैठ के बात करना चाहेगी अफ़गानिस्तान में, स्पेशली भारत के साथ, क्योंकि हमारा एक तो अफ़गानिस्तान के साथ जो कनेक्ट है, रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा है और हमारा एक कंट्रीब्यूशन भी रहा है यहाँ पे, तो वो एक है। एंड बाकी देशों के साथ अगर आप नेबरहुड में देखें जैसे श्रीलंका, मालदीव्स, तो आई थिंक जैसा जैसा इंडो पैसिफिक स्ट्रॉन्ग हो रहा है वो उनके लिए भी बेहतर रहेगा, एक सेफ जिसे हम कहते हैं सिक्योर नेबरहुड। सो एक जिसे कहते हैं डोमिनो इफेक्ट में आपके इमीडिएट नेबरहुड में भी उसका अच्छा ही इफेक्ट रहना चाहिए। जी जी। सो सर, लास्ट कमेंट, कंक्लूडिंग रिमार्क आपकी तरफ से। पिक्चर बहुत ही ब्राइट नज़र आ रही है और ना सिर्फ अभी नज़र आ रही है बल्कि फ्यूचर में भी जो पिक्चर है वो भी काफ़ी ब्राइट है। कैन वी से दिस कंक्लूडिंग? बिल्कुल, मेरे विचार से बिल्कुल, बिकॉज देखिए दोनों देशों के रिश्ते ऐसे हैं, दोनों देशों के संबंध ऐसे हैं दैट अ स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल इंडिया इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि अगर उनको अपनी सामरिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है और हमारे लिए भी अ स्टेबल एंड अ कॉन्फिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि हमने जो देखा है 6 जनवरी को वहाँ पर हुआ है, जो रेशियल डिवाइड है, जो इकोनॉमिक डिक्लाइन है, हम चाहते हैं जो अमेरिका जल्द से जल्द उससे बाहर निकल कर आए और इसमें हम अमेरिका की सहायता कर सकते हैं और हमारे उभार में, हमारे ग्रोथ में, हमारे राइज में अमेरिका हमारी सहायता कर सकता है। तो आई थिंक द रिलेशनशिप इज म्यूचुअली बेनिफिशियल फॉर बोथ द कंट्रीज। तो इसीलिए दोनों को साथ मिलकर न केवल जो अपनी चुनौतियां हैं उनके साथ डील करना चाहिए, परंतु जो हमारे क्षेत्र में और जो पूरे विश्व में चुनौतियां हैं उनके साथ हमें डील करना होगा। और अभी जो कॉन्वर्सेशन हुआ है उससे तो आगाज बहुत ही आसार, बहुत ही अच्छे नजर आते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला और आप स्टूडियो में आए और इतना इम्पोर्टेंट डिस्कशन हमारे साथ किया। थैंक यू सो मच। स्तुति मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। कैसा लगा है आप हमें बता सकते हैं DD-Urdu-Specials@gmail.com पर। तो फिलहाल इजाज़त दीजिए, आदाब।